वेलकम टू पाइंडर स्टडी। आप आज पढ़ने वाले हैं गणित चालीसा, जिसमें ज्यामिति के बेसिक नियमों को आपके समक्ष रखते चलेंगे। तो पहले तो आप बोलते चले हमारे साथ और उसके बाद हम इसको समझाएंगे और फिर बोलेंगे, ठीक है। तो गणित चालीसा, अगर मिले कोई प्रश्न तुम्हें तो बार बार उसे पढ़ना, सबसे पहले पता करो तुम क्या है तुमको करना, क्या क्या दिया गया है तुमको, नियमानुसार तुम चलना, सूत्र में सबको रख कर तुम काके क्रिया करना, इसी तरह से हल निकाल कर गणित में आगे बढ़ना। यानी गणित में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद ये पता करना है कि आपको क्या करना है, प्रश्न में ये छुपा रहता है। उसके बाद क्या दिया गया है, क्या निकालना है और कौन सा नियम है उसको निकालने का, और उसके बाद उसका सूत्र क्या है, और तब आपको सरलीकरण आना चाहिए। ये सारे चीज़ हम लोग बता चुके हैं और तब आपको गणित आसान हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ज्यामिति है तो पढ़ते चलते हैं। युक्लिड ने जब बिंदु डाला, ज्यामिति शुरू कर डाला। इसलिए ज्यामिति के पिता युक्लिड को कहा जाता है। और ज्यामिति की सबसे बेसिक इकाई कौन होती है? बिंदु। कौन? बिंदु। आगे, एक बिंदु से रेखा डाला, अनंत रेखाएं पार कर डाला। तो ये पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 अनंत रेखाएं जा सकती है। फिर कहता है दो बिंदु से रेखा कितना, केवल एक रेखा ही खींचना। जैसे ये दो बिंदु हो गया, अब इससे केवल और केवल एक ही रेखा जा सकता है, बाकी कोई भी रेखा ऐसा नहीं होगा जो दोनों से जाए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है कि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है। आगे है, एक रेखा के जितने बिंदु संरेख होते जैसे हिंदू। जैसे कोई अगर रेखा है तो रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, बहुत सारा बिंदु होता है, और ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। चूंकि ये अनंत बिंदु जो है रेखा पे, वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। कहता है एक रेखा पर जो ना आए, असन रेख वो बनता जाए। जैसे जो इस रेखा पर है वो तो संरेख है, परंतु जो इस रेखा के बाहर कोई बिंदु है तो वो कहलाएगा असन रेख बिंदु। एक रेखा के कितने छोर, रेखा के दो अनंत छोर। तो चूंकि इधर की ओर ऐसे तीर लगा देते हैं और इधर की ओर तीर लगा देते हैं तो इसको रेखा कहते हैं। ये अनंत लंबाई तक जा सकता है, इसलिए रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है, और इसका कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए इसको इस तरीके से सूचित भी करते हैं। अगर कोई ए बी रेखा है तो इसके ऊपर ऐसे करके सूचित करते हैं। आगे, रेखा के तू टुकड़े मोर, जब जाकर किरण तुझोर। जैसे किसी रेखा को, ये एक रेखा है, अब इसको हम एक जगह से तोड़ देते हैं, तो तोड़ देंगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं किरण, और किरण को इस तरीके से सूचित भी किया जाता है, जैसे ये ए बी किरण कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे जब हम करेंगे तो ये ए बी रेखा कहलाएगा, ठीक है। अब किरण के एक अंत होता है और दूसरा जो तीर वाला है उसको अनंत छोर कहते हैं। तो कहता है किरण के होते कितने छोर, एक अनंत दूजा अंत छोर।
भुजा अंत छोड़। तो ये अनंत है और ये अंत है। आगे कहते हैं रेखा को जब दो से तोड़, रेखा को जब दो से तोड़। रेखा खंड तू उसको बोल। रेखा खंड तू उसको बोल। जैसे ये रेखा हो गया, अब इसको हम एक जगह यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से तोड़ दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये टुकड़ा रेखा खंड कहलाएगा। इसकी निश्चित लंबाई होती है, दोनों अंत छोर होता है, और इसको सूचित करते हैं ए बी के ऊपर, ऐसे लिख देते हैं, केवल डंडा डाल देते हैं, तो इसको रेखा खंड कहते हैं। टेढ़ी रेखा को वक्र तू बोल, यहाँ पे वक्र छूट गया है। टेढ़ी रेखा को वक्र तू बोल। टेढ़ी रेखा को तुम वक्र बोल। वक्र रेखा को धागे से तोड़। वक्र रेखा को तू धागे से तोड़। जैसे ये टेढ़ा है, अब इसकी लंबाई नापना है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? एक धागा अथी कर देंगे, ठीक है, और धागा को क्या करेंगे? धागा को टाइट करके धागे की लंबाई कर लेंगे, तो वही इस वक्र रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो रेखा की दूरी समान, दो रेखा की दूरी समान। समानांतर बन जाए मकान। समानांतर बन जाए मकान। जैसे ये एक, जैसे यहाँ पे जो भी लाइन दिया हुआ है वो सब समानांतर लाइन है, तो इनके बीच की दूरी जब समान होती है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। इसको जैसे ये एल रेखा हो, ये एम रेखा हो, तो इसको हम एल पैरेलल एम कहा जाता है। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे। दो रेखा एक दूजे के ऊपर, दो रेखा एक दूजे के ऊपर। समपाती बन जा रे कबूतर। समपाती बन जा रे कबूतर। तो वो उसको क्या कहेंगे? समपाती कहेंगे। ठीक है, दो रेखा एक दूजे के ऊपर समपाती बन जा रे कबूतर। जैसे ये एक रेखा हो गया और इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। ठीक है, ये एल एम क्या है? समपाती है। आगे, जब दो रेखाओं की, आगे, दो किरण मिल जाए आपस में, दो किरण मिल जाए आपस में। कौन बन जाए वो आपस में। कौन बन जाए वो आपस में। जैसे एक किरण यहाँ से मिला और एक किरण यहाँ पे मिला, तो दोनों एक जगह पे मिल गया, तो यहाँ पे ये आपस में क्या बना देता है? कोण। तो दो किरणों के मिलन बिंदु पे या उभयनिष्ठ बिंदु पे जो झुकाव होता है उन रेखाओं के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आगे, कोण को मापते हैं डिग्री में, कोण को मापते हैं डिग्री में। शून्य कोण होता है शुरू में। शून्य कोण होता है शुरू में। तो ये जो कोण बनाने वाली भुजा जो दोनों है, अगर दोनों एक ही जगह पे है, घुमा उमा नहीं है, तो ये शून्य कोण है, 0 डिग्री का कोण है। समकोण का मान हो कितना? समकोण का मान हो कितना? 90 डिग्री का मान हो जितना। 90 डिग्री का मान हो जितना। तो ये घूमते घूमते अगर इस तरीके का हो जाए, कैसा? लंबवत हो जाए, ऐसा अगर हो जाए, तो इसको बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, या लंबवत कोण या लंब कोण बोलते हैं। न्यून कोण का मान हो कितना? कोण का मान हो कितना? 90 से कम मान हो जितना। 90 से कम मान हो जितना। तो चूंकि ये वाला मान लेते हैं ये शुरुआती कोण है, ये वाला जो है ये शुरुआती कोण है, और ये जो है 90 डिग्री वाला है, तो इससे छोटा इधर पट्टी जितना भी कोण होगा वो सब इससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, तो यही कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। आगे, अधिक कोण का मान हो कितना? अधिक कोण का मान हो कितना? 90 से अधिक हो जितना। 90 से अधिक हो जितना। तो ये अगर ये रेखा कोण बनाने वाली है, ये 90 है, तो 90 से ज़्यादा जो होगा वो इधर बनेगा। ठीक, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अगला कहता है सरल कोण का मान हो कितना? सरल कोण का मान हो कितना? 180 का मान हो जितना। 180 का मान हो जितना। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि ये सरल कोण का मतलब होता है एक रेखा के एक ओर बने कोण जो होता है वो सरल कोण होता है, उसका मान 180 डिग्री होता है। आगे कहता है पूर्ण युक्त का मान हो कितना? पूर्ण युक्त का मान हो कितना? 180 से अधिक हो जितना। 180 से अधिक हो जितना। तो ये यहाँ तक तो 180 है, तो इसके ज़्यादा ई पट्टी आएगा, मतलब यहाँ तक जो रहेगा ये सब जो रहेगा वो पूर्णयुक्त कोण, या उसी को परिवर्तित कोण कहते हैं। क्या? परिवर्तित कोण कहते हैं। आगे कहता है
संगत कोण का संगति मिलता, संगत कोण का संगति मिलता, जहाँ पर समानांतर युग्म मिलता। जहाँ पर समानांतर युग्म मिलता। तो समानांतर युग्म का मतलब समानांतर दो रेखा है। अब इसको कोई रेखा, ये दोनों रेखा समानांतर है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो दोनों का गुण समान हो। जैसे इस रेखा के ऊपर तो दूसरे रेखा का भी ऊपर, इस रेखा के दाएं तो इस रेखा के भी दाएं। तो इस तरीके से जो दोनों कोण हैं, या इस रेखा के ऊपर और बाएं, ऊपर और बाएं, मतलब नीचे और दाएं, नीचे और दाएं, ऊपर और मतलब नीचे और बाएं, नीचे और बाएं। तो समान गुण जब मिलता है तो ये दोनों क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। आगे कहता है एकांतर कोण का विसंगति मिलता, गुण नहीं मिलता, उल्टा गुण मिलता। मतलब एक का ऊपर तो दूसरे के नीचे, एक के दाएं तो दूसरे के बाएं। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, विसंगति मिल रहा है। ठीक है, ये वाला कोण ये इस कोण का क्या हो जाएगा, विसंगति मिल रहा है। ये दाएं है तो वो बाएं है, तो इस तरीके से हमारा एकांतर कोण बन जाता है। ठीक है, अब जो बाहर बन रहा है, इस रेखा के बाहर बन रहा है उसको बाह्य एकांतर कहेंगे, और जो रेखा के अंदर बन रहा है उसको हम अंतः एकांतर कहेंगे। आगे कहता है एक दूजे से काट के रूठा, एक दूजे से काट के रूठा, शीर्षाभिमुख कोण वो बन बैठा। शीर्षाभिमुख कोण वो बन बैठा। जैसे एक दूसरे को अगर कोई रेखा काटती है तो विपरीत मुख किया हुआ कोण, मतलब जैसे एक ही जगह पे बैठल है और दोनों अलग अलग मुंडी करके बैठल है, तो ये क्या कहलाएगा, रुसल कोण है। मतलब इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। एक आसन पर बैठा दो कोण, एक आसन पर बैठा दो कोण, उसको कहते आसन कोण। उसको कहते आसन्य कोण। जैसे मान लेते हैं कोई दो कोण ऐसा कोण है जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ है। जैसे ये कोण का भी ये भुजा है और इस कोण का भी ये भुजा है, इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, उभय आसन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। चलो आगे, एक आसन पर बैठा दो कोण, उसको कहते आसन कोण। सामने मुख करके बैठा जब कोण, सामने मुख करके बैठा जब कोण, उसको कहते सम्मुख कोण। उसको कहते सम्मुख कोण। जैसे ऐसे है, जैसे एक चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख ये हो गया और इसका सम्मुख ये हो गया, क्योंकि इन दोनों का मुख क्या है, सामने सामने है। ठीक है, बंद आकृति एक सतह पर, बंद आकृति एक सतह पर, तीन भुजा मिले जहां पर। तीन भुजा मिले जहां पर। तो बंद आकृति बनाने के लिए, जैसे दो गो अगर रेखाखंड है तब तो ये खुला रह गया ना, बंद करने के लिए एक तीसरा चाहिए कम से कम। तो तीन भुजा जब मिलेगा तभी बंद आकृति बनेगा, दो रेखाओं से बंद आकृति नहीं बनेगी। आगे कहता है तीन भुजा से त्रिभुज बनता, तीन भुजा से त्रिभुज बनता, चार भुजा से चतुर्भुज बनता, चार भुजा से चतुर्भुज बनता, पांच भुजा से पंचभुज बनता, पांच भुजा से पंचभुज बनता, छह भुजा से षटभुज बनता, छह भुजा से षष्ठभुज बनता, सात भुजा से सप्तभुज बनता, सात भुजा से सप्तभुज बनता, आठ भुजा से अष्टभुज बनता, आठ भुजा से अष्टभुज बनता, एन भुजा से बहुभुज बनता, एन भुजा से बहुभुज बनता, अनंत भुजा से बनता वृत्त। अनंत भुजा से बनता वृत्त। यानी वृत्त में कितनी भुजाएं होती है, अनंत होती है। ठीक है, समबाहु की, अब त्रिभुज के बारे में है यहाँ पे गुण, तो त्रिभुज से संबंधित सारे चीज समझते चलें। समबाहु की भुजा बराबर, समबाहु की भुजा बराबर, समबाहु के कोण बराबर। समबाहु के कोण बराबर। मतलब समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं, और जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो इसका कोण होता है कितना, 60 डिग्री। समद्विबाहु की दो भुजा बराबर, समद्विबाहु की दो भुजा बराबर, और समद्विबाहु की दो कोण बराबर। समद्विबाहु की दो कोण बराबर। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये बराबर है,
तो ये कोण, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी बराबर होगा। विषम बाहु के नहीं बराबर, विषम बाहु के नहीं बराबर, कोण भुजा कुछ नहीं बराबर। कोण भुजा कुछ नहीं बराबर, एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण, एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण, त्रिभुज में सिर्फ एक अधिक कोण, त्रिभुज में सिर्फ एक अधिक कोण, एक अधिक कोण। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 100, तो एगो 90 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 90 से ज़्यादा हो गया, तो बाकी जो होगा दूगो ओकरा तो 90 से कम रहे पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 180 से बढ़ जाएगा। इसलिए केवल और केवल एक ही अधिक कोण होता है। त्रिभुज में कितने समकोण, त्रिभुज में कितने समकोण, त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण, त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण, क्योंकि अगर दो गो समकोण हो जाएगा तो दुइये को कोण मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा कोण क्या 0 रहेगा। इसलिए त्रिभुज में केवल एक समकोण और एक अधिक कोण ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जबकि न्यून कोण दूगो हो सकता है या तीनों के तीनों न्यून कोण हो सकता है। जैसे 60 डिग्री तो न्यून कोण ही है, तो तीनों के तीनों 60 डिग्री हो सकता है, तो तीनों न्यून कोण हो सकता है। तो आगे कहता है एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण, एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण, 2 या 3 होते हैं न्यून कोण। 2 या 3 होते हैं न्यून कोण। आगे त्रिभुज के कोण योग कितना, त्रिभुज के कोण योग कितना, सबका योग 180 जितना। सबका योग 180 जितना। हाँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180। कहता त्रिभुज के दो भुजा का योग, त्रिभुज के दो भुजा का योग, ऐसे यहाँ तीजे लिखल था, तेजी से नहीं, तीजे से, तीजे, ठीक है, उल्टा लिख दिया गया है, तीजे, तीजे, तीजे से बढ़ता है योग। तीजे से बढ़ता है योग। जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे पूछ दिया कि एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो हमें पता है कि तीनों मिलके कितना होना चाहिए 180, तो अगला वो 30 डिग्री होगा, तब ना तीनों 180, तो मतलब दूगो के जोड़ के 180 से घटा देंगे। ये भुजा वाला क्या मामला है, जैसे ऐसे दे दिया, एगो 4 है, एगो 5 है, एगो 6 है, और पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनेगा, तो चेक करेंगे कि दोनों छोटका के योग, तो 4 और 5 का योग कितना हो गया 9, 6 से बड़ा है ना, तो ये बनेगा। अगर ऐसा पूछ दे 1, 2 और 3, ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा, तो दोनों छोटका के योग 2, 1, 3 बड़ा है नहीं, बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला कहता है त्रिभुज के भुजा का अंतर, त्रिभुज के भुजा का अंतर, तीजे से घटता है अंतर। तीजे से घटता है ऐसे यहाँ अंतर। तीसरे से लिखना चाहिए, तीसरे से घटता है अंतर। जैसे देखिए, जैसे 2, 3 और 5 दिया, तो इन दोनों का अंतर कितना है, मतलब बड़का वाला के अंतर निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, बराबर ना है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। परंतु 2 और 3 6 रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं इन दोनों का अंतर कितना है 3, एक से ज़्यादा हो गया, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। परंतु ऐसे रहे 2 और 3 4, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, बड़े वाले का अंतर 1 है, छोटे से छोटा है, इसलिए ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में बना बहिष्कोण, त्रिभुज में बना बहिष्कोण, सुदूर अंतःकोण योग बराबर। सुदूर अंतःकोण योग बराबर। जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं ये है, तो त्रिभुज का जो ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, तो इससे दूर का अंतःकोण, सुदूर का मतलब अपने से दूर, तो इसके दूर अंतःकोण ये वाला है, ये वाला है, तो कहता है इन दोनों का योग, अगर ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और पूछ रहा है बाहर वाला कितना होगा, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। कितना 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। आगे इसलिए लिखा हुआ है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का योग सुदूर अंतःकोण योग बराबर। अगला कहता है आयत के सम्मुख भुजा बराबर, आयत के सम्मुख भुजा बराबर, और होते हैं विकर्ण बराबर। और होते हैं विकर्ण बराबर। मतलब आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने वाला तो भुजा बराबर होवे करता है, साथ में और क्या बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। कहता है वर्ग के चारों भुजा बराबर, वर्ग के चारों भुजा बराबर, और होते हैं विकर्ण बराबर। और होते हैं विकर्ण बराबर। मतलब कोई वर्ग जब है तो उसकी चारों भुजाएं क्या होगी,
बराबर होगी और इसके और क्या होंगे, विकर्ण भी बराबर होगा। आगे कहता है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर, मतलब विकर्ण बराबर नहीं होता है यहाँ, खाली आमने सामने वाला, मतलब ऐसे रहेगा। तो ऐसे में भी तो ये वाला बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा, आयत। ठीक है, वैसे सम चतुर्भुज के सब भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं, केवल सब भुजा बराबर। ठीक है, तो सम चतुर्भुज के सब भुजा बराबर, तो क्या हो गया, तो जैसे यहाँ पे एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, इसके चारों भुजा तो बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। अगला क्या कहता है, समलम के एक युग्म समानांतर, समलम का क्या होता है, एक युग्म समानांतर होता है। ठीक है, तो जैसे कैसे, जैसे एक कहीं पे भी कोई समानांतर रेखा दिखे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ी बस समानांतर होना चाहिए, समलम कहलाएगा। जैसे कभी कभी ऐसे रहेगा, ऐसे, तो इसमें भी तो ये दोनों समानांतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समलम हो जाएगा। बहुत बार ये जब लंबा में रहता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भी क्या है, समलम है, तो इसीलिए लिखा गया है समलम के एक युग्म समानांतर, बराबर की बात नहीं है, तो एक युग्म मतलब सामने सामने वाला युग, सम्मुख युग्म ऐसे इसको लिख देना चाहिए, सम्मुख युग्म मतलब आमने सामने वाला एगो समानांतर रहेगा। पतंग के आसन भुजा बराबर, पतंग के आसन भुजा बराबर, तो ये पतंग है, पतंग क्या होता है, पतंग यानी तिलंगी, तो ये क्या होता है, ऐसे होता है। आसन का मतलब अगल बगल वाला, तो अगल बगल वाला क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो इसी आकृति को क्या बोलते हैं, पतंग की आकृति बोलते हैं। ठीक है, पतंग की आकृति। चलो आगे, हाँ आगे है वृत्त चालीसा। वृत्त के बारे में बहुत सारे चीज़ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम समझाते हुए चलेंगे और हमारे पीछे आप ना होता है तो बोलते भी चलें, है ना, पढ़ते चलें और बोलते चलें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक या लिखल है, बटा नहीं है, एक या दो बिंदु से अनंत वृत्त चल जाता है, एक या दो बिंदु से अनंत वृत्त चल जाता है। जैसे ये एक बिंदु हो गया तो यहाँ से ऐसे वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, तो इससे अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। दो बिंदु से भी, जैसे एक वृत्त ऐसा बना, एक वृत्त ऐसा बना, एक वृत्त ऐसा बना, मतलब ये अलग अलग वृत्त बना सकते हैं बहुत सारे। तीन बिंदु से एक वृत्त चल जाता, तीन बिंदु से एक वृत्त चल जाता, तो तीन असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त जाएगा। हाँ, संरेख बिंदु से एको को नहीं जाएगा, अगर तीनों एक लाइन में रहे ना तो कोई भी वृत्त ऐसा नहीं होगा जो तीनों से स्पर्श करे। ठीक है, तो संरेख बिंदु से एक भी वृत्त नहीं जाएगा, असंरेख बिंदु से क्या जाएगा, एक वृत्त जाएगा, एगो। ठीक है, स्पर्श त्रिज्या पर लंब होता, स्पर्श त्रिज्या पर लंब होता, तो जैसे ये स्पर्श रेखा हो गया जो परिधि को, जैसे पहले इसको इधर वाला आपको समझ लेना चाहिए, इधर। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है, पहले यहाँ से बात कर लेते हैं। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पे खींचे गए घेरे को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये घेरा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, और त्रिज्या वो निश्चित जो दूरी है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। जब किसी वृत्त पर के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। परिधि का टुकड़ा मतलब घेरे का टुकड़ा, ये परिधि हो गया, इसका कोई टुकड़ा अगर ले लें तो इसको क्या कहा जाएगा, चाप कहा जाएगा। और ये चाप के द्वारा केंद्र पे बनाए गए कोण को क्या कहेंगे, चापांश कहेंगे। क्या कहेंगे, चापांश। अंश का मतलब ही कोण होता है। वृत्तखंड, जीवा के द्वारा वृत्त का जब दो टुकड़ा किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और एक को बड़े वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। अर्धवृत्त, जब व्यास से वृत्त आधा आधा बढ़ता है तो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। स्पर्श रेखा, जब कोई रेखा
वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, और किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितने स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे क्या है? यहाँ चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? जिसकी मतलब जो चतुर्भुज की चारों शीर्ष किसी वृत्त पे हो तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये याद रखें। एकांतर खंड, तो जिस चाप में जो चाप लिया गया है उसके विपरीत के खंड को क्या बोलते हैं? एकांतर खंड बोलते हैं। छेदक रेखा, जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। यहाँ पे स्पर्श रेखा कहता है जब वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहा हो, 2 वृत्त जब बाह्य स्पर्श कर रहा हो तो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य स्पर्श मतलब टच कर रहा हो। अंतः स्पर्श, जब 2 वृत्त अंदर में स्पर्श कर रहा हो तो केवल 1 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जब 2 वृत्त स्पर्श नहीं कर रहा हो तो 4 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और सकेंद्रीय वृत्त में 1 का स्पर्श रेखा, अंदर वाले का स्पर्श रेखा, बाहर वाले का क्या हो जाता है? छेदक रेखा हो जाता है। तो चलिए फिर से हम लोग इसको समझते हैं। क्या था? 3 बिंदु से एक वृत्त चल जाता, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब हो जाता है। ये त्रिज्या हो गया, और ये स्पर्श रेखा ये क्या है? 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर गलत है। केंद्र लंब, जैसे ये ऐसे हो गया, अब ये जीवा हो गया। एक केंद्र से अगर लंब डालेंगे तो कह रहा है ये जो रेखा है, मान लेते हैं ये AB है, तो इसको सी बिंदु पे अगर ये OC समद्विभाजित कर रहा है तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर होगा, मतलब इधर समद्विभाजित करेगा इसको। तो केंद्र लंब यानी केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। कहता है समजीवा समान कोण बनाता। जैसे हम मान लेते हैं एक वृत्त है, इसमें ये एक जीवा हो गया और ये एक जीवा है, दोनों जीवा की लंबाई क्या है? समान है। तो कह रहा है ये जो कोण बनाएगा केंद्र पे ना, ये दोनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। आगे कहता है केंद्र का कोण दुगना होता। केंद्र का कोण दुगना होता किसका? परिधि के कोण का। चलो देखो कैसे। जैसे एक वृत्त है, मान लेते हैं ये क्या है? वृत्त है। ये एक चाप है, चाप यहाँ केंद्र पे कोण बना रहा है और ये कोण परिधि पे बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये होगा 2 थीटा, ये 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री, दुगना होता, ठीक है। परिधि के कोण का केंद्र का कोण क्या होता है? दुगना होता है। आगे है अर्धवृत्त में समकोण बन जाता। अर्धवृत्त में क्या हो जाता है? समकोण। अब कैसे बन जाता है ये चीज देखो। अर्धवृत्त किसको कहते हैं? अर्धवृत्त ऐसे हो गया। अब ये चूंकि इधर केंद्र पे कोण कितना बन रहा है? 180, तो 180 का आधा कितना बनता है? 90, तो ये होगा ना समकोण, ठीक है। आगे अर्धवृत्त दीर्घ वृत्त खंड में न्यून कोण बनता। जो बड़ा वृत्त खंड होगा उसमें न्यून कोण बनेगा, ठीक है, और लघु वृत्त खंड में अधिक कोण बनता। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा छोटा वाला वृत्त खंड और ये हो गया हमारा बड़ा वाला वृत्त खंड। तो इधर देखोगे तो 90 से छोटा बनेगा, जबकि ई पट्टी जो बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। समझ में आ गया? तो लघु वृत्त खंड में क्या होता है? अधिक कोण बनता है। और दीर्घ वृत्त खंड में कौन सा कोण बनता है? न्यून कोण बनता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घ वृत्त खंड में न्यून कोण बनता, लघु वृत्त खंड में अधिक कोण बनता। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख संपूरक होता। संपूरक उसको बोलते हैं जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपूरक बोलते हैं। तो जैसे ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो ये सम्मुख कोण जो बन रहा है ये दोनों, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चक्रीय बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोण योग बराबर। तो चक्रीय बहिष्कोण जो होता है, इस चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होगा वो भी चूंकि चतुर्भुज है तो दोनों का योग 360 ही होगा। आगे चक्रीय बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोण बराबर। बाह्य का 2 स्पर्श रेखा बराबर। तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं बाहर बिंदु से, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आगे आगे क्या है?
बाह्य का दो स्पर्श रेखा बराबर स्पर्श जीवा कोण एकांतर खंड कोण बराबर। अब ये क्या कह रहा है, स्पर्श जीवा कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखो ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, और यहां से एक जीवा खींच लिए, ये जीवा खींच लिए, तो एकांतर खंड में कौन कौन बनेगा, ये वाला कौन बनेगा, है ना। जैसे इधर जीवा खींचा गया है तो इधर एकांतर खंड में तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, इसको बोलते हैं स्पर्श जीवा कोण। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर। तो चलो एक बार हमारे पीछे पीछे बोलने समझ लिए हैं। चूंकि एक या दो बिंदु से अनंत वृत्त चल जाता, एक या दो बिंदु से अनंत वृत्त चल जाता, तीन बिंदु से एक वृत्त चल पाता, तीन बिंदु से एक वृत्त चल पाता, स्पर्श त्रिज्या पर लंब हो जाता, स्पर्श त्रिज्या पर लंब हो जाता, केंद्र लंब जीवा को समद्विभाजित कर जाता, केंद्र लंब जीवा को समद्विभाजित कर जाता, समजीवा समान कोण बनाता, समजीवा समान कोण बनाता, केंद्र का कोण दुगना हो जाता, केंद्र का कोण दुगना हो जाता, अर्धवृत्त में समकोण बन जाता, अर्धवृत्त में समकोण बन जाता, दीर्घ वृत्त खंड में न्यून कोण बन जाता, दीर्घ वृत्त खंड में न्यून कोण बन जाता, लघु वृत्त खंड में अधिक कोण बन जाता, लघु वृत्त खंड में अधिक कोण बन जाता, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख संपूरक कहलाता, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख संपूरक कहलाता, चक्रभुज बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण बराबर, चक्रभुज बहिष्य कोण सम्मुख अंतःकोण बराबर, बाह्य का दो स्पर्श रेखा बराबर, बाह्य का दो स्पर्श रेखा बराबर, स्पर्श जीवा कोण एकांतर खंड कोण योग बराबर, स्पर्श जीवा कोण एकांतर खंड कोण बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर। अब यहाँ पे आपको त्रिभुज के बारे में है सारा का सारा चीज, ठीक है, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं पहले, क्योंकि ज्यामिति का यही पोर्शन लास्ट है त्रिभुज चालीसा। तो केंद्रक सबसे अंदर होता, केंद्रक सबसे अंदर होता, लंब केंद्र अंदर बाहर होता, लंब केंद्र अंदर बाहर होता। अब सबसे पहले समस्या यह है कि केंद्रक किसको कहते हैं, ये सारे चीज तो पहले यहाँ पे समझते हैं। त्रिभुज तो हमें पता है, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। माध्यिका बोलते हैं कि सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पे के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, यानी इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको मिलाने वाला, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको मिलाने वाला रेखाओं को क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है। तो सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना। आगे लंब अधिक, ये कुछ है लंबार्धक, ये क्या चीज है, लंबार्धक। तो शीर्ष लंबों के शीर्ष लंब को क्या बोलते हैं, लंबार्धक, ठीक है। परिकेंद्र लंब केंद्र को ही क्या बोला जाता है, ये परिवृत्त इससे बनता है। तो परिवृत्त परिकेंद्र से बनता है। अब ये कैसे बनता है ये चीज समझ लो। परिकेंद्र किसको बोलते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक मतलब भुजाओं का लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या बोला जाता है, परिकेंद्र। और यहीं से हमारा परिवृत्त खींचा जाता है। परिवृत्त कौन सा वृत्त होता है, जो त्रिभुज के शीर्षों से होके गुजरता है, उस वृत्त को क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परिवृत्त कहते हैं। आगे शीर्षलंब जब किसी त्रिभुज में शीर्ष से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षलंब अलग है, शीर्ष से लंब खींचा जाता है उसको शीर्षलंब कहते हैं। जबकि माध्यिका किसको बोलते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं। तो शीर्षलंब ये हो गया, तो क्षेत्रमिति में शीर्षलंब का बहुत बड़ा कार्य होता है। आगे
आगे क्या है, लंब केंद्र। ठीक है, तो लंब केंद्र किसको बोलते हैं, तो शीर्षलंबों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, शीर्षलंबों के कटान बिंदु को। ये कैसे बनता है, ये चीज देखो, जैसे ये शीर्ष त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ये क्या है, त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, तो शीर्षलंब से लंब डाल दिए। ठीक है, अब इस यहां से लंब डाल दिए, अब यहां से लंब डाल दिए, तो ये तीनों लंब जहां पे मिल रहा है इसी को क्या बोलेंगे, लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो शीर्षलंबों के कटान बिंदु को क्या बोला जाता है, लंब केंद्र। आगे है कोणार्धक। तो जैसे देखो त्रिभुज में 3 कोण होता है, अब कोण को समद्विभाजित करेंगे तो कोण अर्धक बनेगा, इस कोण को समद्विभाजित करेंगे कोण अर्धक बनेगा, इस कोण को समद्विभाजित करेंगे तो सभी एक बिंदु पे मिलेगा, उसको बोलेंगे अंतः केंद्र। और यहाँ से जो खींचा जाता है वो अंतःवृत्त खींचा जाता है, और अंतःवृत्त वो होता है जो भुजाओं को स्पर्श करता है। अंतःवृत्त कौन होता है, भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे सारे शब्द समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक सब में अंदर होता, केंद्रक सब में अंदर होता, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है चाहे किसी भी त्रिभुज में बनाए वो क्या होगा, अंदर होगा। लंब केंद्र अंदर बाहर होता, लंब केंद्र अंदर बाहर होता, मतलब कोई त्रिभुज है तो इसमें अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो किस में बाहर होता है, समकोण में समकोण पर होता। समकोण में समकोण पर होता, मतलब ये ऐसे अगर करेंगे तो ये यहाँ पे रहेगा लंब केंद्र। ठीक है, समकोण में समकोण पर होता। परिकेंद्र भी अंदर बाहर, परिकेंद्र भी कहाँ रहता, अंदर बाहर। समबाहु में सब एक जगह होता, समबाहु त्रिभुज अगर ये तीनों भुजा बराबर है तो चाहे लंब केंद्र हो परिकेंद्र हो केंद्रक हो सब एक जगह पे होगा। समबाहु में सब एक जगह, अंतःकोण सबके अंदर, अंतःकोण सबका अंदर होता। समरूप का सब कोण बराबर, 2 समरूप त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजाएं अनुपातिक होता। परिमाप माध्यिका शीर्षलंब लंबार्धक और कोणार्धक अनुपातिक होता। क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात सबके वर्गानुपात बराबर, मतलब इन सब का वर्ग के अनुपात के बराबर क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और त्रिभुज का कोणार्धक सम्मुख भुजा समानुपाती बताता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा ज्यामिति वाला पोर्शन समाप्त हुआ। यहाँ पे जो है वो है आपका थोड़ा बहुत बीजगणित का ही है, और उसके बाद आपको क्षेत्रमिति का मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट सा फार्मूला को कविता के तौर पे जो अथी किया गया है निर्देशांक का। तो अगले पार्ट में हम लोग आगे बाकी चीज़ों को समझेंगे देखेंगे।